हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में किसी बॉडी को चार्ज करने के मेथड को समझेंगे। ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग किसी बॉडी को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड को समझेंगे। किस तरह से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करने के कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं, कितने तरीके से, कितने मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और कब नेगेटिव चार्ज आता है, कब पॉजिटिव चार्ज आता है और क्यों आता है, रीजन क्या होता है और बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या काम करना पड़ता है। ऐसा कौन सा जादू उस बॉडी में करते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में जैसे जीरो चार्ज है, जो चार्ज का अमाउंट है वो जीरो है, टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन अगर इसको में चार्ज करना है तो इसमें कौन सा जादू करना पड़ेगा, कौन सी जादुई फूंक मारनी पड़ेगी कि ये चार्ज हो जाएगा। इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसको हम इससे रगड़ते हैं तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाए या कुछ नेगेटिव आ जाए, तो कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग बॉडी चार्जिंग मेथड समझते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन मेथड हो, कंडक्शन मेथड हो, इंडक्शन मेथड हो। चार्ज क्वांटिनाइजेशन क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है बॉडी चार्जिंग मेथड, यानी चार्जिंग मेथड ऑफ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका क्या है, और दूसरा क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटिनाइजेशन क्या होता है, और तीसरा चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बॉडी चार्जिंग मेथड है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है चार्जिंग मेथड। किस तरह से अब हमें मालूम है कि हर एक मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, हॉलो हो या लिक्विड हो या कोई गैस हो, कंडक्टर्स हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर्स हो, किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो लोहे की कोई रॉड हो या सिल्वर हो, गोल्डन हो, कोई भी मटेरियल हो, सभी मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स की फैमिली में तीन मेंबर होते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का प्रोटॉन एंड तीसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। तो तीन फैमिली मेंबर हैं। अब किसी भी बॉडी के चार्ज को अगर समझना है कि अगर ये एल्युमिनियम की कोई रॉड है, कोई पत्ती है, अब इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, इस बोर्ड में कितना चार्ज है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि बोर्ड किस मटेरियल से मिलकर बना है या बोर्ड किस तरह के मटेरियल से मिलकर बना है और जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसमें कितना चार्ज है। तो बॉडी के चार्ज को समझने के लिए हम लोग एटम्स पर चर्चा करते हैं। अब एटम्स की फैमिली में कोई भी एटम्स हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, हीलियम है, लिथियम हो, किसी भी तरह का हो, लिखते हैं ZXA। जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ए का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है। अब एटम्स को मैं अगर बनाऊं तो ये हो गया हमारे पास एटम्स। एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज यहाँ पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज है, प्रोटॉन ही केवल है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, तो टोटल चार्ज हो गया Ze। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, तो जेड, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। तो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट बनी है वहां पर इलेक्ट्रॉन है, और जितना नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है उतना ही पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है। अगर मैं इनके रेडियस को प्रेजेंट करता हूं तो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई एटम्स की। इसकी जो रेंज होती है 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होती है। ये न्यूक्लियस की रेडियस हो गई, इसकी जो रेंज है 10⁻15 मीटर के आसपास है। तो ये रेडियस की रेंज हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन पर।
इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, कितना मास है, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, कितना मास है। इलेक्ट्रॉन को अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास केवल दो प्रॉपर्टी, एक तो इसका मास है, और मास me इक्वल टू 9.1 10⁻³ kg, इतना इसका मास है। अगर इसके हम चार्ज की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो E माइनस इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, इतना मास है। फिर अगर मैं चर्चा करूं दूसरे नंबर में प्रोटॉन की, प्रोटॉन के पास भी केवल दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो मास की है और इसका मास है mp, और ये है 1.67 10⁻⁻27 kg। एंड अगर प्रोटॉन के चार्ज को अगर देखते हैं तो ये चार्ज है E प्लस इक्वल टू प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जो तीसरा फैमिली मेंबर है एटम्स का, उसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन के पास केवल दो ही प्रॉपर्टी है, एक तो मास की, और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो मैं इसको 1.67 10⁻⁻27 kg लिख सकता हूं। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज 0 है, यानी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब किसी भी एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी Z इक्वल टू P इक्वल टू E। आप ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू सीरियल नंबर। किसी भी एटम्स का जितना सीरियल नंबर है, उस एटम्स के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन है और उतने ही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, उतना ही नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एटम्स के अंदर जितना टोटल चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। अगर आप इसमें टोटल चार्ज देखेंगे, टोटल चार्ज तो हो जाएगा प्लस ZE प्रोटॉन का चार्ज प्लस माइनस ZE इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज किसी भी एटम्स में 0 होता है, बिकॉज वो जो एटम्स है जिस तरह के मटेरियल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, उस कॉम्बिनेशन में हम लोग ये देख पाते हैं कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, उतना ही नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नेट चार्ज 0 हो गया। अब एटम्स में चार्ज 0 है, तो जो मटेरियल बना हुआ है एटम से मिलकर, उसमें भी चार्ज 0 होगा, क्योंकि वो मटेरियल एटम से मिलकर ही बना है। जैसे ये कोई थैला हो गया, अब इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स में 0 चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस थैले में 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे में जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है, तो टोटल चार्ज यानी नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि किसी भी मटेरियल में अगर 0 चार्ज है, तो 0 चार्ज होने का मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। ऐसा समझो कि कोई आदमी जितने रुपए लाता है उतने पूरे खर्च कर देता है। तो पैसे तो लाता है, पैसे उसको मिले भी, लेकिन उतने ही वो खर्च कर देता है। तो अब उसके पास 0 रुपए बचे, यानी पैसे लाता भी है और खर्च भी करता है, लेकिन उसके पास बचने वाले रुपए का जो अमाउंट है वो 0 है। एटम्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। जैसे कोई मैं एक रॉड ले लेता हूं, यहां पर ये मेरे पास एक कोई रॉड है। अब ये रॉड जो है एटम से मिलकर बनी है, एटम्स ये हो गए, ये हो गए, ये सभी एटम्स हो गए, और हर एक एटम्स में 0 चार्ज है, सभी में 0 है। तो इसमें नेट चार्ज अगर हम देखेंगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू प्लस का Mp, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर आप नेगेटिव चार्ज को लिखेंगे तो Q2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस का Ne, और
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे, टोटल चार्ज Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो लिखेंगे प्लस का Ne प्लस माइनस का Ne, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। किसी भी मटेरियल में नेट चार्ज जीरो होने का मतलब इतना ही कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं, और उस अगले एग्जांपल में मैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज इसमें जाके जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज जीरो होने का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब हमें तो बॉडी को चार्ज करना है, ऐसा तो काम बन नहीं पाएगा कि हमारे पास जीरो चार्ज भी है और अपनी एप्लीकेशन भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत्की। यानी विद्युत को हमें स्थिर रखना है, चार्ज को रेस्ट पर रखना है। तो चार्ज को रेस्ट पर रखने के लिए हमारे पास चार्ज तो होना ही चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब चार्ज नहीं भी है और चार्ज को रेस्ट पर भी रखना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज को रेस्ट में रखने के लिए चार्ज होना चाहिए। जैसे आप से कहा जाए कि आपको फिजिक्स की बुक पढ़नी है, तो बुक तो होनी चाहिए आपके पास, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक तो होनी चाहिए। बुक नहीं है और फिर आपसे कहा जाए बुक पढ़ना है, ये तो मजाक हो गया। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि चार्ज जीरो है और उसको रेस्ट में रखना है, तो ये पागलपन हो गया। इसलिए चार्ज को लाना है, पहले बॉडी में चार्ज लाना है किसी तरह से, और फिर उस बॉडी में जब चार्ज आ जाएगा तो हम कहेंगे ये बॉडी चार्ज है, और फिर इस बॉडी को रेस्ट में रखना है। जैसे ये कैप हो गया, ढक्कन है, अब इसमें जीरो चार्ज भी है, लेकिन इसमें चार्ज कहीं ना कहीं से लाना है, चाहे वो प्लस का चार्ज हो चाहे वो माइनस का चार्ज हो, चार्ज लाना है। जब चार्ज इसमें आ जाएगा फिर इसको रेस्ट में रखना है, और ये रेस्ट पर है, इसका फ्रेम भी रेस्ट पर है। फ्रेम मूव भी कर सकता है लेकिन चार्ज मूव नहीं करेगा। जैसे आप कार पर बैठे तो कार मूव कर सकती है या रेस्ट में रह सकती है। आप कार पर हैं तो आपको रेस्ट में रहना है। या कैंडल कार में है, जल रही है, और कैंडल का जो फ्रेम है वो कार हो गया, तो कार रेस्ट में रहे या मोशन पर रहे, बट कैंडल कार के अंदर जल रही है, ग्लो कर रही है, तो कैंडल को रेस्ट में रखना है, रहना है। इसी तरह से चार्ज को रेस्ट में रहना है। चार्ज का फ्रेम मूव करे या ना मूव करे, बट चार्ज को हमेशा रेस्ट में रखना है। तो चार्ज तो लाना ही पड़ेगा। तो चार्ज कब आएगा? जब तक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर रहेगा तब तक चार्ज जीरो रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट रहेगा तब तक चार्ज की वैल्यू जीरो रहेगी। अगर आप किसी भी तरह से ऐसा काम करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, हमारे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो गई, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम हो गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए? जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतने ही प्रोटॉन कम। तो आप चार्ज को लिखेंगे Q इक्वल टू माइनस का Ne, n लिखें कैपिटल या स्मॉल लिखें, जैसा आप कंफर्टेबल हो। तो इस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इतने ज्यादा है उस बॉडी में, प्रोटॉन उतने ही कम है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 10 प्रोटॉन कम है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन ज्यादा हो, तो कितने प्रोटॉन ज्यादा हैं ये भी तो समझना पड़ेगा। भाई प्रोटॉन ज्यादा है एज ए कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट क्वेश्चन बन रहा है कितने, और जितने प्रोटॉन ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन कम है। तो फिर वहां पर चार्ज को लिखा जाएगा Q इक्वल टू प्लस Ne। n ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर पाएंगे, और n की जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट वैल्यू होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी। यानी n की जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 3.5 4.5 5.5, ऐसा नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो नंबर 1 2 3 या 4 या 10 या 20 या 1000 2 लाख 10 लाख 50 नहीं, कंप्लीट वैल्यू होगी ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके उस बॉडी में चार्ज आ पाएगा, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहला मेथड है मेथड फर्स्ट, जिसे आप कह सकते हैं फ्रिक्शन मेथड। बॉडी चार्जिंग का जो पहला मेथड हम लोग यूज करेंगे वो फ्रिक्शन मेथड है। फ्रिक्शन मेथड का मतलब हमारे पास दो बॉडी हैं, दोनों अनचार्ज हैं, दोनों पर जीरो चार्ज है इनिशियली, बट दोनों को आप फ्रिक्शन कराएंगे, इस तरह से फ्रिक्शन कराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएं। जैसे ट्रांसफर हो जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जाएंगे तो इंडिविजुअल उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर बराबर नहीं रह जाएगा, और ऐसा जब बराबर बराबर नहीं है तो फिर इसका मतलब कम ज्यादा है, और कम ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज फाइनली अब जीरो नहीं है, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इनिशियली दोनों पर जीरो चार्ज है। ये ए नाम की कोई बॉडी है, ये बी नाम की बॉडी है, इनिशियली इस पर जीरो चार्ज है, दोनों पर जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज का मतलब यही है कि जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब दोनों को आप फ्रिक्शन कराएंगे, फ्रिक्शन कराने के बाद हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गए। तो जब ए से बी में अगर मैं कंसेप्ट लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर ट्रांसफर हुए हैं, हाँ बी से ए में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक कंसेप्ट ले रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हुए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए जिसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए। तो प्रोटॉन कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, निगेटिव ज्यादा हो गए, तो फाइनली इसमें निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें अगर हम चार्ज को देखेंगे तो QA इक्वल टू हम लिखेंगे प्लस Ne लिखेंगे, और इस पे अगर हम चार्ज को देखेंगे तो QB इक्वल टू माइनस Ne लिखेंगे, और E की वैल्यू आप लिखेंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये लिखेंगे। तो इतना इस पे चार्ज आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर फ्रिक्शन। जब आप दोनों बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो इतना चार्ज आ जाएगा। और ये तो चार्ज का कंसेप्ट हो गया। फिर इसके बाद इसी में एक और एप्लीकेशन बनती है मास की, कितना मास डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। तो मास के कंसेप्ट को अगर देखें तो इसको हम लोग मास एप्लीकेशन को इधर कैलकुलेट करेंगे। जिस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज होता है वो डोनर का काम करती है और उसका मास डिक्रीज हो जाता है। अगर इनिशियल मास, अगर मैं इनिशियल मास देखता हूं ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी इज Ma एंड Mb, माने इनिशियल जो मास है वो Ma और Mb है। अब Ma और Mb में कोई भी रिलेशन हो सकता है, Ma इक्वल हो सकता है Mb से, मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। Ma ज्यादा हो सकता है Mb से, Mb ज्यादा हो सकता है Ma से। लेकिन जब हम बॉडी को चार्ज कर देंगे तो हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना मास डिक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास मैं Mp लिखूंगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक का मल्टीप्लाई कराऊंगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर मैं दो का मल्टीप्लाई करा दूंगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। इस तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं n इलेक्ट्रॉन का मास अगर देखूंगा तो n मल्टीप्लाई m होगा, और इतना मास डिक्रीज होगा और इतना ही इंक्रीज होगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। किसमें? जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है
उसमें इतना ही मास, सॉरी, इसमें जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें इतना ही मास इंक्रीज हो जाएगा, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी में इतना ही मास डिक्रीज हो जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। बिकॉज पॉजिटिव जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है तो उसका मास कम हो जाएगा, और नेगेटिव जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, उसमें के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका मास बढ़ जाएगा। नेगेटिव के लिए पॉजिटिव के लिए डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव बॉडी में मास की वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज वो डोनर होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो आफ्टर चार्जिंग अगर हम देखेंगे, आफ्टर चार्जिंग मास ऑफ बॉडी ए एंड बी, अगर मैं ए का अगर मास देखता हूं तो एम ए तो इनिशियल था इक्वल टू एम ए डैश इक्वल टू एम ए। अब इसका डिक्रीज हुआ है बिकॉज ये पॉजिटिव इसमें चार्ज है ए में, तो डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है पॉजिटिव में? एन मल्टीप्लाई एम ई, एन मल्टीप्लाई एम ई, इतना डिक्रीज हो गया। तो फाइनल जो मास आ गया ए के लिए वो इतना आ गया। बी के लिए अगर मैं मास कैलकुलेट करूंगा तो एम बी तो इनिशियल था ही, बट एम बी डैश फाइनल है, और इसका मास इंक्रीज हुआ है बिकॉज इसमें नेगेटिव चार्ज है। और कितना इंक्रीज हुआ है? इतना, जितना पॉजिटिव में डिक्रीज हुआ है मास उतना ही इसमें नेगेटिव में इंक्रीज हुआ है। तो एम बी तो इनिशियल मास था प्लस एन मल्टीप्लाई एम बी, और एम ई एक इलेक्ट्रॉन का मास है तो मैं लिखूंगा एम ई इक्वल टू 9.1 10 पावर माइनस 31 kg, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगले मेथड पर चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे